नमस्कार, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ऑडियो बुक और मोटिवेशन की डोज लगातार पाने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। फर्स्ट पार्ट में हमने बिजनेस स्कूल, जिसके लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को पूरा कर लिया था। अब हम करेंगे चैप्टर थर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। फायदा, सच्चा समान अवसर। मुझसे अक्सर पूछा जाता है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बने तो फिर आप दूसरों को यह बिजनेस करने की सलाह क्यों देते हैं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने की सलाह कई कारणों से देता हूं और मैं इस पुस्तक में उन्हीं कारणों को स्पष्ट करूंगा। मैंने अपना दिमाग बंद कर लिया था। 1970 के दशक के बीच किसी समय की बात है। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं एक मीटिंग में चलूं जहां एक नए बिजनेस अवसर के बारे में बताया जाने वाला है। क्योंकि मैं इस तरह का व्यक्ति हूं जो आदतन बिजनेस और निवेश के नए अवसरों के बारे में जानने में रुचि लेता है, इसलिए मैं बैठक में चलने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था कि बिजनेस मीटिंग किसी ऑफिस के बजाय किसी के घर में हो रही है, फिर भी मैं वहां पहुंच गया। उस मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया से मेरा पहला परिचय हुआ। मैं 3 घंटे की प्रस्तुति को शांति से बैठकर सुनता रहा। मैं उन अधिकांश बिंदुओं से सहमत था कि किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू क्यों करना चाहिए। जिस हिस्से की तरफ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया वह यह था कि किस तरह उनका बिजनेस उस बिजनेस से अलग था जो मैं बना रहा था। सीधे से कहा जाए तो मैं अपने आप को अमीर बनाने के लिए अपना बिजनेस बना रहा था, जबकि वे वहां पर एक ऐसा बिजनेस बनाने के बारे में बात कर रहे थे जो कई लोगों को अमीर बनाता है। अपने जीवन के उस दौर में मेरा दिमाग इस तरह के नई क्रांतिकारी विचारों के लिए नहीं खुला था। शाम को मीटिंग के बाद मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मीटिंग में जिस बिजनेस अवसर के बारे में बताया गया था उसके बारे में मेरे क्या विचार हैं। मेरा जवाब था, यह दिलचस्प है पर यह मेरे मतलब का नहीं है। जब मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि यह मेरे मतलब का क्यों नहीं है तो मैंने कहा, मैं अपना खुद का बिजनेस पहले से ही खड़ा कर रहा हूँ। मुझे दूसरे लोगों के साथ बिजनेस करने की क्या जरूरत है, मैं दूसरों की मदद क्यों करूँ। फिर मैंने कहा, इसके अलावा मैंने यह अफवाह भी सुनी है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के नाम पर पिरामिड स्कीमें चलती हैं और यह गैर कानूनी है। इसके पहले कि मेरा दोस्त आगे कुछ कह पाता, मैं रात के अंधेरे में आगे बढ़ गया, अपनी कार में घुसा और वहां से चल दिया। 1970 के दशक के बीच में मैं अपना पहला अंतरराष्ट्रीय बिजनेस शुरू कर रहा था, इसलिए मैं बहुत व्यस्त था। मैं अपने दिन की नौकरी भी करता था और बचे हुए समय में अपने बिजनेस का काम भी संभालता था। जो बिजनेस मैं शुरू कर रहा था वह उत्पादन और मार्केटिंग बिजनेस था। मैं नायलॉन और वेलक्रो सर्फर वॉलेटर्स मार्केट में पहली बार लाने वाला था। मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग मीटिंग के ठीक बाद मेरा स्पोर्ट्स वॉलेट का बिजनेस चमक गया। मेरी 2 साल की कड़ी मेहनत अब फल दे रही थी। सफलता, शोहरत और किस्मत मुझ पर और मेरे 2 साझेदारों पर मेहरबान हो गई थी। हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। हमारा लक्ष्य था 30 साल की उम्र से पहले मिलियनेयर बनना और 1970 के दशक में $10 लाख बड़ी भारी रकम हुआ करती थी। मेरी कंपनी और मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में सर्फर रनर्स वर्ल्ड और जेंटलमैन क्वार्टरली जैसे पत्रिकाओं में लिखा जा रहा था। हम खेल जगत के गर्मा गर्म नए उत्पादकों के जनक थे और हमारे पास सारी दुनिया से बिजनेस आ रहा था। मेरा पहला अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था और सरपट भाग रहा था। इसलिए जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अवसर के बारे में बताया गया था तो मेरा दिमाग बंद था और मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता था। कई साल बाद जाकर मेरा दिमाग खुलने के लिए तैयार हुआ, इतना कि इस उद्योग के बारे में कुछ सुनने के लिए और अपने विचार बदलने के लिए तैयार हो। मैंने अगले 15 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में दोबारा नहीं सोचा। मेरी मानसिकता बदल गई। 1990 के शुरुआती सालों में मेरी एक दोस्त से चर्चा हुई। उसकी आर्थिक बुद्धि और उसकी बिजनेस सफलता के कारण मैं उनका सम्मान करता हूं। उसने मुझे बताया कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। बिल पहले ही अपने रियल एस्टेट निवेश से काफ़ी दौलतमंद था, इसलिए मुझे हैरानी हुई कि उसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। मेरी जिज्ञासा जानने पर मैंने उससे पूछा, आप इसी बिजनेस में क्यों हैं? आपको पैसे की ज़रूरत तो है नहीं, है ना? जोर से हंसते हुए बिल ने कहा, आप तो जानते हैं कि मुझे पैसा कमाना अच्छा लगता है, पर मैं इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। मुझे मालूम था कि बिल ने पिछले 2 साल में $1 बिलियन से भी ज़्यादा के कमर्शियल रियल एस्टेट्स के प्रोजेक्ट पूरे किए थे, इसलिए मैं यह भी जानता था कि उसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है।
परंतु उसके गोलमोल जवाब ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया, इसलिए मैंने जोर देकर उससे पूछा, तो फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों हैं? बिल ने काफी देर तक सोचा और फिर उसने टेक्सास वाले अपने धीमे अंदाज में बोलना शुरू किया। सालों से लोग रियल एस्टेट में निवेश के बारे में मुझसे टिप्स मांग रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि रियल एस्टेट में निवेश करके अमीर कैसे बना जाए। कई तो जानना चाहते हैं कि क्या वे मेरे साथ निवेश कर सकते हैं या वे डाउन पेमेंट के बिना तत्काल रियल एस्टेट के मालिक बन सकते हैं। सहमति से सिर हिलाते हुए मैंने कहा, मुझसे भी यही सवाल पूछे जाते हैं। समस्या यह है कि बिल ने आगे कहा कि ज्यादातर लोग मेरे साथ निवेश इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता। मेरे स्तर के रियल एस्टेट निवेश में आने के लिए 50,000 या $1,00,000 की जरूरत होती है और उनके पास इतने पैसे नहीं होते। इसके अलावा उनमें से कई लोग डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट के मालिक सिर्फ इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता। कुछ लोग तो दिवालिया होने से 2 तनख्वाह दूर होते हैं, इसलिए वे ऐसे सस्ते सौदों की तलाश में रहते हैं जिनमें डाउन पेमेंट न देना पड़े, और इस तरह के सौदे अक्सर घाटे के सौदे होते हैं। आप भी जानते हैं और मैं भी कि सबसे अच्छे रियल एस्टेट के सौदे अमीरों के पास जाते हैं जिनके पास पैसा होता है, और उन लोगों के पास नहीं जाते जिनके पास पैसा नहीं होता। मैंने अपना सिर सहमति से हिलाते हुए कहा, मैं समझता हूँ। मुझे याद है मैं इतना गरीब था कि कोई बैंकर या रियल एस्टेट एजेंट मुझे गंभीरता से नहीं लेता था। आपका मतलब है कि उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, या फिर होता भी है तो इतना ज़्यादा होता है कि आप उन्हें कोई अच्छा सौदा बताकर उनकी मदद कर सके। वे आपके निवेश लायक अमीर नहीं होते, मैंने कहा। बिल ने सिर हिलाया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता भी है तो वह उनकी जिंदगी भर की बचत होती है। आप जानते हैं कि मैं कभी अपना सब कुछ निवेश करने की सलाह नहीं देता। इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर वे अपने जीवन भर की बचत को निवेश में लगाते हैं तो अक्सर वे डरे हुए होते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा। आप भी जानते हैं और मैं भी कि जो आदमी नुकसान से डरता है उसे अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। बिल के साथ मेरी चर्चा कुछ मिनट तक चली, परंतु मुझे जल्दी ही हवाई अड्डे के लिए भागना पड़ा। मुझे अब भी यह पता नहीं चल पाया था कि वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था, परंतु मेरा बंद दिमाग अब खुलने लगा था। अब मैं इस बारे में ज़्यादा जानना चाहता था कि उन जैसा अमीर आदमी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों था। मुझे यह एहसास होने लगा था कि इस बिजनेस में पैसे के अलावा कुछ और भी था जो महत्वपूर्ण था। अगले कुछ महीने तक बिल के साथ मेरी चर्चा जारी रही। मैं धीरे धीरे इस बिजनेस में उतरने के उनके कारणों को समझने लगा। उनके मुख्य कारण थे, वह लोगों की मदद करना चाहता था। इस बिजनेस में आने का यह उनका सबसे प्रमुख कारण था। हालांकि वह बहुत अमीर था, परंतु वह लालची या घमंडी नहीं था। वह खुद की मदद करना चाहता था। मेरे साथ निवेश करने के लिए आपको अमीर होना चाहिए। मैंने महसूस किया कि अगर मैं अमीर बनने में ज़्यादा लोगों की मदद करूंगा तो मेरे पास ज़्यादा लोग निवेश कर सकेंगे। बिल ने आगे कहा, मैं दूसरों की मदद करता हूँ ताकि वे अपना खुद का बिजनेस बनाकर अमीर बने, और मजे की बात यह है कि मैं दूसरों की जितनी ज़्यादा मदद करता हूँ मेरा बिजनेस उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है और मैं ज़्यादा अमीर बनता जाता हूँ। अब मेरे पास एक फैला हुआ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। ज़्यादा निवेशक हैं और खुद निवेश करने के लिए ज़्यादा पैसा है। यह आपकी भी जीत है, मेरी भी जीत वाला सिद्धांत है। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में मैंने ज़्यादा बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश करना चालू कर दिया है। आप तो जानते ही हैं, छोटे रियल एस्टेट सौदों में निवेश करके सचमुच अमीर बनना बहुत कठिन है। ऐसा किया जा सकता है, परंतु अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आपको वही रियल एस्टेट सौदे मिलते हैं जो पैसे वाले अमीर लोग नहीं चाहते। उसे सीखना और सिखाना पसंद है। मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने में मजा आता है जो सीखना चाहते हैं। बाद में हुई एक चर्चा में उसने मुझे बताया कि ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत थकाने वाला होता है जो यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। और रियल एस्टेट निवेश की मेरी दुनिया में मैं ऐसे कई लोगों के साथ काम करता हूँ। ऐसे आदमी के साथ काम करना मुश्किल होता है जो सोचता है कि उसे सारे जवाब मालूम है। मैं मानता हूँ कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं वे नए जवाबों की तलाश कर रहे हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। मुझे सीखना, बिजनेस सिखाना और उन लोगों के साथ नए विचार बांटना अच्छा लगता है जो अपनी निरंतर शिक्षा के बारे में रोमांचित होते हैं। जैसा आप जानते हैं, मेरे पास अकाउंटिंग की डिग्री है और मैंने फाइनेंस में MBA भी किया है। यह बिजनेस मुझे मौका देता है कि मैं दूसरे लोगों को अपने ज्ञान से फायदा पहुंचा सकूं और उनके साथ रहकर कुछ नया सीखता भी रहूं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस बिजनेस में बहुत से बेहद स्मार्ट, उच्च शिक्षित लोग आते हैं जिनकी पृष्ठभूमियां भिन्न होती हैं। यहाँ ऐसे लोग भी आते हैं जो अशिक्षित हैं,
ये लोग आर्थिक सुरक्षा संबंधी शिक्षा हासिल करने के लिए इस बिजनेस में आते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में नौकरियां सुरक्षित नहीं रह गई हैं और दिनों दिन कम सुरक्षित होती जा रही हैं। हम इकट्ठे होकर आपस में यह चर्चा करते हैं कि हमने अपनी जिंदगी के अनुभवों से क्या सीखा है और हम अभी क्या सीख रहे हैं। मुझे सीखना पसंद है, मुझे सीखना भी पसंद है और इसलिए मुझे यह बिजनेस भी पसंद है। यह एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और यह असल जिंदगी का बहुत ही बढ़िया बिजनेस स्कूल है। खुला हुआ दिमाग। तो 1990 के शुरुआती सालों में मेरा दिमाग खुलना चालू हुआ और नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग के बारे में मेरा नजरिया बदलने लगा। अब मैं वे बातें देख पा रहा था जो मैं अपने बंद दिमाग के कारण पहले नहीं देख पा रहा था। मैं अब इस उद्योग के बारे में अच्छी और सकारात्मक बातें भी देख सकता था, जबकि पहले मुझे इसकी केवल बुरी और नकारात्मक बातें ही दिखती थी। अब मैं यह भी समझ सकता था कि हर उद्योग की तरह इस उद्योग में भी नकारात्मक बातें थी, पर नकारात्मक बातें कहाँ नहीं होती। 1994 में रिटायर होने के बाद, यानी 47 साल की उम्र में आर्थिक रूप से चिंता मुक्त होने के बाद, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग में अपना खुद का शोध प्रारंभ किया। जब भी कोई मुझे अपनी मीटिंग या प्रस्तुति में बुलाता था तो मैं सिर्फ इसलिए चला जाता था ताकि मैं ये सुन सकूं कि वह क्या कहना चाहता है। जिन लोगों की बातें मुझे पसंद आती थी मैं उनकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में शामिल भी हो जाता था। बहरहाल उनके शामिल होने का मेरा लक्ष्य ज़्यादा पैसा कमाना नहीं था। मैं हर कंपनी के अच्छे और बुरे पहलुओं को करीब से और बारीकी से देखना चाहता था। अपने दिमाग को पूरी तरह बंद रखने के बजाय अब मैं अपने खुद के जवाब ढूंढना चाहता था। कई कंपनियों को देखने के बाद मैंने उन बुरे पहलुओं को देखा जो ज़्यादातर लोगों को पहली नज़र में दिख जाते हैं, खास तौर पर उन अनजान लोगों को जो इस उद्योग में पहली बार आते हैं और इसमें अपना बिजनेस बनाते हैं। यह सही है कि कई सपने देखने वाले, धक्का देने वाले, बूढ़े लोग, हारने वाले और फटाफट अमीर बनने वाले कलाकार इस तरह के बिजनेस की तरफ आकर्षित होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बहुत सी चुनौतियों में से एक यह है कि वे खुले दरवाजे की नीति पर काम करते हैं, जिससे हर आदमी इस बिजनेस में शामिल हो सकता है। यह खुले दरवाजे की नीति समानता और बराबरी का वह अवसर देती है जिसकी मांग ज्यादातर समाजवादी चीख कर करते हैं, परंतु इस बिजनेस मीटिंग में मुझे कट्टर समाजवादी लोग ज्यादा नहीं मिले। इस बिजनेस पूंजीपतियों के लिए है, यह कम से कम उन लोगों के लिए है जो पूंजीपति बनना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की खुली दरवाजे की नीति है। दिवास्वप्न देखने वाले, धक्का देने वाले और फटाफट अमीर बनने वाले की भीड़ में आगे जाने के बाद मैं आखिरकार कुछ कंपनियों के लीडर्स से मिला। जिनसे मैं मिला वे बहुत समझदार, उदार, नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावसायिक लोग थे। अपने लंबे बिजनेस अनुभव में मुझे ऐसे लोग कम ही मिले हैं। जब मैं अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त हो गया और ऐसे लोगों से मिला जिनका मैं सम्मान करता था और जिन्हें मैं पसंद करता था, तो फिर मैं इस उद्योग के हृदय तक पहुंच गया। अब मैं वह देख सकता था जो मैं पहले नहीं देख पाया था। अब मैं अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को देख सकता था। इसलिए यह पुस्तक कुछ हद तक इन सवालों का जवाब देने के लिए लिखी गई है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बने तो फिर आप दूसरों को यह बिजनेस करने की सलाह क्यों देते हैं? चूंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अमीर नहीं बना हूं, इसी कारण से मैं इस उद्योग के बारे में थोड़ा अधिक निष्पक्ष हो सकता हूं। इस पुस्तक में यह बताया गया है कि मेरी नज़र में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के सच्चे फायदे क्या हैं। वे फायदे जिनमें सिर्फ बहुत से पैसे कमाने की आगे की संभावनाएं भी छुपी हुई हैं। मुझे आखिरकार वह बिजनेस मिल गया था जिसमें दिल है और जो लोगों की गहराई से परवाह करता है। वह मूल कारण जिसकी परवाह से मैं इस उद्योग का समर्थन करता हूं, यह है कि मैंने हमेशा पारंपरिक शिक्षा तंत्र के मूल्यों से नफरत की है। मुझे याद है जब मैं 16 साल की उम्र में हाई स्कूल में था तो एक टीचर ने मार्था नाम की मेरी मित्र से कहा था कि वह जीवन में कभी कुछ नहीं बन पाएगी क्योंकि वह स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं कर रही थी। मार्था एक शर्मीली और संवेदनशील लड़की थी। मैंने देखा कि हमारे टीचर के शब्द सीधे उसके दिल में तीर की तरह लगे। जब हाई स्कूल पास करने में कुछ ही महीने बचे थे तो मार्था ने स्कूल छोड़ दिया। स्कूल और कॉरपोरेट जगत के साथ मेरी समस्या यह है कि वे एक जैसे हैं। इनका सिस्टम यह है कि योग्यता ही बचा रहेगा। अगर किसी के साथ कोई समस्या है या कोई कुछ नहीं समझ पाता तो सिस्टम उन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है। ऐसा लगता है जैसे इन सिस्टमों का दिल कहीं खो गया है। जब मैं जेरोक्स में काम कर रहा था तो मेरे एक दोस्त की सेल्स 3 महीने तक खराब रही। रोन की मदद करने और उसे सिखाने के बजाय सेल्स मैनेजर ने उसे धमकी देना शुरू कर दिया। मैं अब भी सेल्स मैनेजर के शब्दों को सुन सकता हूँ।
अगर तुम जल्दी ही अच्छी सेल नहीं कम कराओगे तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। रॉन ने एक सप्ताह बाद इस्तीफा दे दिया। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग का समर्थन करने का मेरा एक कारण यह है कि अधिकांश प्रकरणों में कंपनियां बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण होती हैं। अगर आप लगे रहना चाहते हैं, अगर आप अपनी गति से सीखना और अध्ययन करना चाहते हैं तो यह बिजनेस आपका साथ देता रहेगा। कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सच्चा समान अवसर देने वाली कंपनियां हैं। अगर आप अपने समय और प्रयास का निवेश करने के लिए तैयार हैं तो वे भी इनका निवेश करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से अपनी दौलत नहीं कमाई, परंतु मैं हर उस बिजनेस का समर्थन करूंगा जो मानवीय सहानुभूति और सच्चे समान अवसर की कदर करता है। संक्षेप में, 18 से 27 की उम्र के बीच में मैं या तो मिलिट्री अकादमी में अपनी कॉलेज शिक्षा हासिल कर रहा था या फिर मैं यूएस मेरीन कोर्प्स में था। इन दोनों संगठनों में सचमुच योग्यता भी बचा रहेगा। सिस्टम के जीवन मूल्य हैं। अकादमी में अगर आप टीचर को वह जवाब देते थे जो वे सुनना चाहते तो आप एक ग्रेजुएट हो जाते थे। अगर आप यह नहीं करते तो आप फेल हो जाते थे। मेरीन कॉर्प्स में अगर आप वह करते थे जिनको आपको प्रशिक्षण दिया गया था तो आप युद्ध में जिंदा बच जाते थे। युद्ध में सचमुच योग्यतम ही जीवित बच पाता है। जब मैं वियतनाम युद्ध से लौटा तो मैंने अपने कुछ जीवन मूल्यों को बदलना चाहा। मैं जीत हार के योग्यतम या सबसे अधिक स्मार्ट व्यक्ति के बचे रहने के उस खेल को नहीं खेलना चाहता था जिसे हमने स्कूल में सीखा है। इसलिए richdad.com का सूत्र वाक्य है, मानवता की आर्थिक समृद्धि को ऊपर उठाना। हमारा विश्वास है कि सिर्फ इसलिए कि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता या ऊंची आमदनी बनाना वाली नौकरी हासिल नहीं कर पाता, इसका यह अर्थ नहीं है कि वह जिंदगी भर आर्थिक रूप से कष्ट उठाता रहेगा। एक और वजह से हम richdad.com के लोग नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कई कंपनियों का समर्थन करते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग की कई कंपनियां इसी सूत्र वाक्य पर काम करती हैं। आज परीक्षा में अपने सहपाठियों को हराने के बजाय या युद्ध के मैदान में अपने दुश्मन को मारने के बजाय या बिजनेस की दुनिया में अपने प्रतियोगी को मटियामेट करने के बजाय मैं उन लोगों के साथ काम करना पसंद करता हूं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, जो लोगों के आर्थिक लक्ष्यों और सपनों को हासिल करने में उनकी मदद करना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में किसी को नुकसान नहीं होगा। मेरे लिए यह एक ऐसा जीवन मूल्य है जिसका समर्थन किया ही जाना चाहिए। 2003 के शुरू में richdad.com कैस्ट फेलो फॉर किड्स के बोर्ड गेम को ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गेम के रूप में शुरू कर रही है। यह इलेक्ट्रॉनिक गेम 5 से 12 साल के बच्चों के लिए क्लासरूम के पाठ्यक्रम के रूप में भी आता है। यह इलेक्ट्रॉनिक गेम और पाठ्यक्रम इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से मुफ्त और बिना विज्ञापनों के प्रदान किया जाता है। हमें बिजनेस में जो सौभाग्य और दौलत मिली उसके बदले में समाज को कुछ देने का यह हमारा तरीका है। यह बिजनेस को याद दिलाने का भी तरीका है कि उदार होना लालची होने से बेहतर है। यह आनंददायक खेल और पाठ्यक्रम दुनिया भर में छोटे बच्चों को वही मूलभूत आर्थिक शिक्षा और योग्यता प्रदान करेगा जो मेरे अमीर डैडी ने मुझे बचपन से सिखाई थी। बरसों पहले बीटल्स ने दुनिया को यह गाना सिखाया। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि शांति को एक मौका दो, और richdad.com पर हम इतना ही कहते हैं कि सभी बच्चों को एक मौका दो, सभी बच्चों को मजबूत मूलभूत आर्थिक शिक्षा का समान अवसर दो। हमें विश्वास है कि शांति लाने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से एक यह है कि गरीबी को समाप्त करने की पुरजोर कोशिश की जाए। हमें यह भी विश्वास है कि गरीबी को खत्म करने का सबसे बढ़िया तरीका आर्थिक मदद करने के बजाय आर्थिक शिक्षा प्रदान करना है। जैसे मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, अगर आप किसी गरीब आदमी को पैसे देंगे तो आप सिर्फ उसे ज़्यादा लंबे समय तक गरीब बनाएंगे। आज इन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया भर में आर्थिक अवसर देकर शांति फैला रही हैं। न सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दुनिया की सभी प्रमुख राजधानियों में विकसित हो रही हैं, बल्कि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां तीसरी दुनिया में भी काम कर रही हैं और गरीब देशों में रहने वाले करोड़ों लोगों के आर्थिक आशा का संदेश फैला रही हैं। अधिकांश पारंपरिक कॉरपोरेशन तभी बच्चे रह सकते हैं जब लोग अमीर हों और उनके पास खर्च करने के लिए पैसे हों। यही समय है कि दुनिया भर में लोगों के पास अमीर और समृद्ध जीवन का आनंद लेने का समान अवसर हो, और ऐसा न हो कि वे पूरी जिंदगी सिर्फ अमीरों को और ज़्यादा अमीर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते रह जाएं। अगर अमीरों को और गरीबों के बीच की खाई को और अधिक बढ़ती है तो शांति को मौका देना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगला फायदा, अगला अध्याय जिंदगी बदलने वाली शिक्षा के उन जीवन मूल्यों के बारे में है जो कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां प्रदान करती हैं। अगर आप अपने जीवन में आर्थिक परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं तो अगला अध्याय और फायदा आप ही के लिए है। चैप्टर 4,
फायदा नंबर 2, जिंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। सवाल सिर्फ पैसा का नहीं है। हमारे पास पैसा कमाने की बहुत अच्छी योजना है। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की जांच कर रहा था, तब मुझे यह वाक्य अक्सर सुनने को मिला। अपने बिजनेस अवसर दिखाने के लिए बेहतर उत्सुक लोग मुझे उन लोगों की कहानियां बताते थे जिन्होंने इस बिजनेस के माध्यम से एक महीने में लाखों डॉलर कमाए हैं। मैं उन लोगों से भी मिला हूं जिन्होंने सचमुच अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक महीने में लाखों डॉलर कमाए हैं। इसलिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की पैसा कमाने की प्रचुर संभावनाओं का जरा भी संदेह नहीं है। यह सच है कि ढेर सारा पैसा कमाने का लालच कई लोगों को इस बिजनेस में खींच लाता है, परंतु मैं इस बात की सलाह नहीं देता कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं। सवाल प्रोडक्ट्स का नहीं है। हमारे पास सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं या सामान है। अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की जांच करते समय मुझे इस बिजनेस का यह दूसरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय फायदा बताया गया। यह जानना रोचक था कि प्रोडक्ट्स पर जोर देने वाली कितनी अधिक सेल्स प्रस्तुतियां जीवन बदलने वाले प्रमाणों पर आधारित थी। एक प्रस्तुति में कंपनी की संस्थापक ने मुझे बताया कि किस तरह उसने आयोवा में अपनी मरती हुई मां को बचाने के लिए अपनी गोपनीय दवा खोजी थी। कुछ जांच करने के बाद मुझे पता चला कि उसकी मां कभी आयोवा में नहीं रही थी और जिस प्रोडक्ट के आविष्कार का वह दावा कर रही थी, वह प्रोडक्ट कैलिफोर्निया की एक प्रयोगशाला से आया था, जो कई दूसरी कंपनियों के लिए भी उस प्रोडक्ट पर प्राइवेट लेबल लगाती थी। जैसा मैंने पहले भी कहा है, किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में इस तरह के जालसाज और धोखेबाज लोग होते हैं। सच कहा जाए तो मैंने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के प्रोडक्ट्स को बहुत बढ़िया पाया, जिनमें से कुछ का तो मैं आज भी उपयोग या उपभोग करता हूँ। इस अध्याय का उद्देश्य यह है कि हालांकि अच्छी भुगतान योजना यानी अच्छा पैसा और अच्छे प्रोडक्ट महत्वपूर्ण है, परंतु वे इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। कई तरह के बिजनेस हैं जिन्हें आप चुन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों की मेरी जांच ने मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के माध्यम से बहुत से प्रोडक्ट या सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 1970 में मैंने जिस पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अवसर को देखा था, उसमें विटामिन बेचे जाते थे। मैंने उन्हें लेकर देखा और पाया कि वे बहुत अच्छी क्वालिटी के विटामिन थे। मैं आज भी इनमें से कई विटामिन लेता हूँ। जब मेरी खोज आगे बढ़ी तो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रोडक्ट्स को खास तौर पर नीचे दी हुई श्रेणियों में पाया: श्रृंगार, त्वचा की देखरेख और अन्य सौंदर्य प्रोडक्ट, टेलीफोन सर्विसेज, रियल एस्टेट सर्विसेज, आर्थिक सेवाएं, बीमा, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, कानूनी सेवाएं, इंटरनेट मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कैटलॉग के प्रोडक्ट को डिस्काउंट पर बेचा जाता है, जिसमें वॉलमार्ट द्वारा बेचे जाने वाले लगभग पूरा सामान आता है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, विटामिन और स्वास्थ्य संबंधी अन्य सामान व सेवाएं, आभूषण, टैक्स सेवाएं, शैक्षणिक खिलौने। यह सूची और भी लंबी होती जा रही है। हर महीने मैं किसी नई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में सुनता हूं जो अपने प्रोडक्ट या भुगतान की योजना में कुछ नयापन लेकर आई है। यह शिक्षा की योजना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की अनुशंसा करने का मेरा सबसे बड़ा कारण यह है कि इसका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप प्रोडक्ट्स और भुगतान के आगे जाकर कंपनी के दिल में झांककर यह देखें कि क्या यह आपको शिक्षित और प्रशिक्षित करने में सचमुच रुचि लेती है। इसमें आपको अपना थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ 3 घंटे का सेल्स लेक्चर सुनना, लोगों कितना पैसा कमा रही है जानना और सामान से सजे हुए रंगीन कैटलॉग देखना ही काफ़ी नहीं होगा। आपको इससे ज़्यादा करना होगा। यह पता लगाने के लिए कि उनकी शिक्षा सचमुच कितनी अच्छी है, आपको अपने बिस्तर से उठना पड़ेगा और उनके प्रशिक्षण, शैक्षणिक सेमिनारों व कार्यक्रमों को भी देखना होगा। अगर आपको शुरुआती प्रस्तुति पसंद आए तो आप कुछ समय निकालकर उन लोगों से मिलें जो शिक्षण और प्रशिक्षण देते हैं। ध्यान से देखें, क्योंकि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सिर्फ कहती हैं कि उनकी शिक्षण योजनाएं बहुत बढ़िया हैं, परंतु मैंने पाया कि कई कंपनियों ने जितने अच्छे शिक्षण और प्रशिक्षण सिस्टम का दावा किया है, हकीकत में वे उतने बढ़िया नहीं हैं। कुछ कंपनियों में मैंने यह देखा कि उनका एकमात्र प्रशिक्षण केवल किताबों की एक सूची होती है जिन्हें पढ़ने की सलाह दी जाती है। इसके बाद वहां पर आपको अपने दोस्तों और अपने परिवार के लोगों को इस बिजनेस में शामिल करने का प्रशिक्षण देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए इत्मीनान से समय लगाएं और ध्यान से देखें, क्योंकि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के पास शिक्षण और प्रशिक्षण की बहुत अच्छी योजनाएं होती हैं, इतनी अच्छी कि मेरे विचार से वहां दुनिया की सबसे अच्छी रियल लाइफ बिजनेस ट्रेनिंग दी जाती है। किसी शैक्षणिक योजना में क्या देखना चाहिए?
अगर आपने मेरी दूसरी पुस्तक पढ़ी है तो आप पहले से ही जानते होंगे कि मैं शिक्षकों के परिवार से आया हूँ। मेरे डैडी हवाई राज्य के स्कूल सिस्टम्स के प्रमुख थे। हालांकि मैं शिक्षाविदों के परिवार से आया हूँ, परंतु मुझे पारंपरिक शिक्षा का सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। हालांकि मुझे न्यूयॉर्क में एक प्रसिद्ध फेडरल मिलिट्री अकादमी में दाखिला मिला था और मैंने बीएससी किया था, परंतु शिक्षा की पारंपरिक दुनिया मुझे बोरियत भरी लगती थी। मैं विद्यार्थी होने का फर्ज अदा करता था और इस तरह मैं स्नातक हो गया, परंतु जो मैं पढ़ रहा था उनमें मेरी न कोई खास दिलचस्पी थी, न ही मुझे उसमें कोई चुनौती नजर आई। स्नातक होने के बाद मैं यूएस मेरिन कॉर्पस में शामिल हो गया और मुझे फ्लोरिडा के पेंसाकोला में यूएस नेवी फ्लाइट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। वियतनाम युद्ध चल रहा था और बहुत से पायलटों को प्रशिक्षित करने की तत्काल जरूरत थी। जब मैं पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था तब मैंने उस तरह की शिक्षा पाई जिसमें रोमांच भी था और चुनौती भी। हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह घिसी-पिटी कहावत सुनी होगी, इल्लियों को तितलियों में बदलना। फ्लाइट स्कूल से ठीक यही किया जाता था। जब मैं फ्लाइट स्कूल में आया तो मैं पहले से ही एक कमीशन्ड ऑफिसर था, क्योंकि मेरे पास 4 साल का मिलिट्री प्रशिक्षण था। परंतु फ्लाइट स्कूल में आने वाले कई विद्यार्थी सामान्य कॉलेज से आए थे और वे इल्लियों के समान थे। वह हिप्पियों का युग था, इसलिए हमारे सामने कई अजीबोगरीब पात्र अटपटे सिविलियंस कपड़ों में खड़े रहते थे, जिनके बाल लंबे थे, जिनकी दाढ़ी और मूछें थी, कुछ जूतों के बजाय चप्पल पहने थे, परंतु जो जिंदगी बदलने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तैयार थे। अगर वे प्रशिक्षण काल में बचे रहे तो 2 या 3 साल बाद वे तितलियां बनकर निकलेंगे, यानी वे एक पायलट बन जाएंगे जो दुनिया की कठिन से कठिन उड़ान भरने में समर्थ होंगे। टॉप गन नामक फिल्म, जिसमें टॉम क्रूज थे, उन सर्वश्रेष्ठ इल्लियों के बारे में थी जिन्हें यूएस नेवी फ्लाइट स्कूल में तितलियों में बदला था। वियतनाम जाने के ठीक पहले मुझे भी कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में तैनात किया गया, जहां पर टॉम गन स्कूल स्थित है। हालांकि मैं उस प्रति स्कूल के लायक अच्छा पायलट नहीं था, फिर भी उस फिल्म में युवा पायलटों द्वारा सिखाई गई बहादुरी, ऊर्जा और विश्वास हमें इतने पसंद आए कि हम में से ज़्यादातर लोगों ने यह महसूस किया कि लड़ाई पर जाने का यही तरीका होना चाहिए। पहले हम नौसिखिया युवक थे जिन्हें उड़ान भरना नहीं आता था, परंतु अब हम ऐसे युवक बन गए थे जो प्रशिक्षित थे, अनुशासित थे और शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थे जिनसे अधिकांश लोग बचते थे। मुझमें और मेरे साथी पायलटों ने मुझे जो परिवर्तन नजर आया उसे ही मैं जिंदगी बदलने वाली एजुकेशन कहता हूँ। एक बार मैंने फ्लाइट स्कूल ख़त्म किया और मैं वियतनाम पहुँच गया तो मेरी ज़िंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। मैं वही व्यक्ति नहीं रह गया था जो फ्लाइट स्कूल में दाखिल हुआ था। फ्लाइट स्कूल और युद्ध के वर्षों बाद मेरे कई साथी पायलटों ने बिजनेस की दुनिया में बहुत सफलता पाई। जब हम इकट्ठे होते हैं और पुराने युद्ध की कहानियाँ एक दूसरे के सामने दोहराते हैं तो हम अक्सर यह कहते हैं कि फ्लाइट स्कूल में हमें जो प्रशिक्षण मिला था उसका बिजनेस की हमारी वर्तमान सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए जब मैं ज़िंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन की बात करता हूँ तो मैं उतनी सशक्त शिक्षा की बात कर रहा हूँ जो इल्ली को तितली में बदल दे, एक प्रक्रिया जिसे रूपांतरण या कायापलट कहा जा सकता है। जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शिक्षण योजना को देखें तो मैं एक ऐसी शिक्षण योजना की अनुशंसा करता हूँ जिसमें इतनी शक्ति हो कि वह आपके जीवन में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन ला दे। परंतु मैं आपको सावधान कर दूं, फ्लाइट स्कूल की ही तरह हर कोई इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक नहीं पूरा कर सकता। रियल लाइफ बिजनेस स्कूल। फ्लाइट स्कूल के बारे में एक बहुत अच्छी बात यह थी कि वियतनाम से हाल ही में लौटे पायलटों ने हमें प्रशिक्षित किया था। जब वे हमसे बात करते थे तो वे असली ज़िंदगी के अनुभव से बात करते थे। पारंपरिक बिजनेस स्कूल में जिसमें मैं कुछ समय के लिए रहा था, मुझे यह समस्या दिखती थी कि हमारे कई शिक्षकों के पास असली ज़िंदगी का कोई बिजनेस अनुभव ही नहीं था, और अगर शिक्षकों को असली जीवन का बिजनेस अनुभव था भी तो वह किसी कंपनी के कर्मकार के रूप में था, यानी वे सिर्फ मध्यम स्तर के मैनेजर के काम का अनुभव रखते थे, वे किसी कंपनी के संस्थापक नहीं थे। जब मैंने हवाई में पारंपरिक बिजनेस स्कूल में MBA की पढ़ाई की तो मैंने पाया कि मैं अक्सर किसी मैनेजमेंट सिद्धांत या आर्थिक सिद्धांतों को सीखने का प्रयास कर रहा हूँ जिसे मध्यम स्तर का कोई मैनेजर सिखा रहा है जो किसी बड़े कॉरपोरेशन के लिए काम करता था। अगर शिक्षक के पास बिजनेस अनुभव नहीं था तो वह
टीचर दरअसल ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी स्कूल सिस्टम को छोड़ा ही नहीं। दूसरे शब्दों में ऐसे लोग 5 साल की उम्र में स्कूल सिस्टम में आए, किंडरगार्टन में दाखिल हुए और वे तब से लेकर अब तक स्कूल सिस्टम में ही रहे थे। और मजे की बात यह है कि वे विद्यार्थियों को असली दुनिया के बारे में ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे। मेरे लिए इस तरह का सिस्टम एक मजाक के सिवा कुछ नहीं था। मैं MBA करने के लिए बिजनेस स्कूल में इसलिए गया क्योंकि मैं कर्मचारी के बजाय बिजनेस मालिक बनना चाहता था। अधिकांश मध्यम स्तर के मैनेजरों या शिक्षकों को यह पता नहीं था कि कुछ नहीं से बिजनेस शुरू करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है। ज़्यादातर टीचर बिजनेस मालिक नहीं थे, ज़्यादातर टीचर कर्मचारी थे। वे यह नहीं जानते थे कि सड़कों पर बचे रहने के लिए किस बिजनेस योग्यताओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनमें से कई बिजनेस की असली दुनिया की सड़कों पर कभी रहे ही नहीं। वे स्कूल के दड़बे से बाहर निकलते थे और कॉरपोरेट दुनिया के दड़बे में घुस जाते थे। वे नौकरी की सुरक्षा और स्थायी तनख्वाह के प्रति बेहद चिंतित रहते थे। दूसरे शब्दों में, ज्यादातर शिक्षकों के पास बहुत बढ़िया बिजनेस सिद्धांत थे, परंतु बहुत कम के पास बढ़िया बिजनेस योग्यताएं थी। ऐसी योग्यताएं जिनके द्वारा वे शुरुआत में कोई बिजनेस खड़ा कर पाए और बाद में बिजनेस की असली दुनिया में ढेर सारी दौलत कमा पाए। उनमें से ज्यादातर का गुजारा बिना तनख्वाह के नहीं हो सकता था। बिजनेस स्कूल में मैं सिर्फ 9 महीने ही टिक पाया और फिर मैं बिना MBA किए ही बाहर निकल आया। मेरे लिए MBA करने के लिए पारंपरिक बिजनेस स्कूल में वापस आना इल्लिया बनाने के स्कूल में वापस लौटने की तरह था। फ्लाइट स्कूल के बाद मैं एक ऐसा बिजनेस खोजना चाहता था जो मुझे तितली बनाना सिखा सके। 1974 में जब मुझे मेरीन कॉर्प्स से मुक्त किया गया तो मैं अपने अमीर डैडी के पास गया और उन्होंने मुझे यह बिजनेस शिक्षा दी जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अमीर डैडी का बिजनेस स्कूल एक ऐसा बिजनेस स्कूल था जो उन योग्यताओं पर ध्यान देता था जो किसी को अमीर बनाती है और उन सिद्धांतों पर उतना ध्यान नहीं देता था जिससे बिजनेस बनता है या अर्थव्यवस्था चलती है। अमीर डैडी अक्सर कहा करते थे, आप योग्यताओं से अमीर बनते हैं, सिद्धांतों से नहीं। आप योग्यताओं से अमीर बनते हैं, सिद्धांतों से नहीं। क्या मुझे बिजनेस स्कूल छोड़ने का अफसोस है? हाँ, कई बार मुझे अफसोस होता है, परंतु मैं स्कूल छोड़ने वाले बहुत अच्छे लोगों के समूह में हूँ। बिल गेट्स, माइकल डेल, स्टीव जॉब्स और टेड टर्नर भी स्कूल पूरा नहीं कर पाए थे। थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे शुरुआती व्यवसायी भी स्कूल से बाहर निकल गए थे। मुझे विश्वास है कि इन सभी व्यवसायियों ने अपने असली दुनिया का बिजनेस अनुभव हासिल करने के लिए स्कूल के बजाय असली दुनिया के बिजनेस को चुना, क्योंकि यह अधिक रोमांचक था। यह लोग विराट तितलियां बन गए और इन्होंने हमेशा के लिए बिजनेस की दुनिया को बदल कर रख दिया। मुझे गलत मत समझिए, मैंने जिस बिजनेस स्कूल में पढ़ा वहाँ पर सिखाई जा रही ज़्यादातर जानकारी बिजनेस में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। बहरहाल यह स्कूल सड़कों पर काम आने वाली वे योग्यताएं नहीं सिखा रहा था जिनकी मुझे बिजनेस मालिक बनने के लिए जरूरत थी। इसके बजाय पारंपरिक बिजनेस स्कूल मुझे कर्मचारी बनने की योग्यताएं सिखा रहा था। स्कूल छोड़ने के बाद जल्दी ही मैंने अपना पहला नायलॉन और वेलक्रो सर्फर वॉलेट बिजनेस शुरू किया और दुनिया भर में 500 सेल्स प्रतिनिधियों के साथ इसे दुनिया के सामने पेश किया। 30 साल की उम्र तक मैं मिलियनेयर बन गया था, परंतु इसके 2 साल बाद कंपनी ही दिवालिया हो गई। हालांकि किसी बिजनेस को खोना दुखद अनुभव नहीं है, परंतु यह एक बहुत बड़ी शिक्षा साबित हुई। मैंने 3 सालों में बहुत कुछ सीखा, न सिर्फ बिजनेस के बारे में बल्कि अपने बारे में भी। विश्वव्यापी बिजनेस बनाना और विश्वव्यापी बिजनेस खोना निश्चित रूप से बिजनेस सिद्धांत पर आधारित शिक्षा नहीं थी। बहरहाल मेरे लिए यह अमूल्य शिक्षा थी, एक ऐसी शिक्षा जिसने मुझे आखिरकार अमीर बनाया। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ऐसी शिक्षा थी जिसने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं ऐसी शिक्षा नहीं चाहता था जो मुझे MBA की डिग्री दिलाकर नौकरी तलाशने वाली इल्ली में बदल दे। उस हादसे के बाद अमीर डैडी ने मुझसे कहा, धन और सफलता आपको धंबी और मूर्ख बना देते हैं। अब थोड़ी सी गरीबी और विनम्रता के साथ आप एक बार फिर से विद्यार्थी बन सकते हैं। मैंने इस पुस्तक का नाम बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं इसलिए रखा क्योंकि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां दरअसल यही हैं। यह कंपनियां बिजनेस स्कूल ही हैं जो उन लोगों को सिखाती हैं जो व्यवसाय की असली दुनिया की योग्यता सीखना चाहते हैं और कॉरपोरेट दुनिया में अच्छी तनख्वाह वाला मध्यम स्तर का मैनेजर नहीं बनना चाहते। कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद मुझे लीडर्स से मिलने का अवसर मिला जो असली दुनिया के बिजनेस मालिक थे और जिन्होंने जीरो से अपना बिजनेस शुरू किया था। कई महान शिक्षक थे क्योंकि वे अपने अनुभव से सिखा रहे थे, सिद्धांत से नहीं। बिजनेस सेमिनारों में बैठने के दौरान मैंने अक्सर
अपने आप को सीधे दिल से निकली हुई बातों पर सहमति से सिर हिलाते हुए पाया कि बिजनेस की असली दुनिया में सड़कों पर बचे रहने के लिए आपको 3 चीज़ों की जरूरत होती है। बहरहाल असली दुनिया की बिजनेस योग्यता सिखाने से ही भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इन लीडर्स ने असली दुनिया के मानसिक और भावनात्मक नजरिए या दृष्टिकोण सिखाए जो दुनिया में सफल होने के लिए जरूरी है। कुछ सेमिनारों में मुझे जो शिक्षा मिली वह अमूल्य थी, पूरी तरह अमूल्य, खास तौर पर ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपने आप को तितली में बदलना चाहता था। सेमिनारों के बाद मैं अक्सर प्रशिक्षकों से बातें करता था। मुझे हैरानी होती थी कि वे न सिर्फ अपने बिजनेस से बल्कि अपने निवेशों से भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे। कुछ तो कॉरपोरेट अमेरिका के कई अग्रणी सीईओ से भी ज़्यादा पैसा कमाते थे। निश्चित रूप से वे उन प्रशिक्षकों से तो अधिक पैसे कमाते थे जो हमें पारंपरिक बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे। कुछ प्रशिक्षकों में कुछ और भी था। हालांकि वे अमीर थे, उन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी, परंतु उनमें सिखाने का जोश था। उनमें अपने साथी इंसानों की मदद करने का उत्साह था। उनके जोश का एक कारण यह था कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का आधार यह है कि लीडर्स लोगों को ऊपर खींचे, जबकि पारंपरिक कॉरपोरेट या शासकीय बिजनेस इस बात पर आधारित है कि केवल थोड़े से लोगों को ही प्रमोट किया जाए और बहुसंख्यक कर्मचारियों को स्थायी तनख्वाह देकर संतुष्ट कर दिया जाए। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के प्रशिक्षक यह नहीं कह सकते, अगर तुम अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसके बजाय वे यह कह रहे हैं, आइए ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करने में मैं आपकी मदद कर दूं। जब तक आप सीखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ। हम एक ही हैं, टीम में हैं। मेरे लिए यह उस तरह की बिजनेस शिक्षा थी जिसे मैं पसंद करता। इसलिए जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की छानबीन करें तो चोटी के लोगों को खोजें, उन लोगों को खोजें जो इस बिजनेस में सफल हैं, और फिर खुद से पूछें कि क्या आप इन लोगों से कुछ सीखना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जिन असली जिंदगी के बिजनेस विषयों के बारे में सिखाया जाता है, उनमें कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं। सफलता का दृष्टिकोण, लीडरशिप की योग्यता, बातचीत की कला, लोगों के साथ व्यवहार की योग्यता, निजी डरों, शंकाओं और आत्मविश्वास की कमी पर विजय पाना, नकारे जाने के डर को जीतना, धन के मैनेजमेंट की योग्यता, निवेश की योग्यता, अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही की योग्यता, टाइम मैनेजमेंट की योग्यता, लक्ष्य निर्धारित करना, सफलता के लिए सही पोशाक पहनना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं जिन सफल लोगों से मिला हूं, उन्होंने इस योग्यताओं को नेटवर्क मार्केटिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही विकसित किया है। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की चोटी पर पहुंच जाए या ज़्यादा पैसा कमा ले, यह प्रशिक्षण जिंदगी भर आपको बहुत काम आता है। अगर शैक्षणिक कार्यक्रम अच्छा है तो यह आपकी जिंदगी संवार सकता है, शायद हमेशा के लिए। जिंदगी बदलने वाली शिक्षा क्या है? जिंदगी बदलने वाली शिक्षा से मेरा क्या मतलब है, इसे मैंने नीचे दिए गए डायग्राम को में समझाया है। ध्यान से, यह चतुष्फलक है, जिसका अर्थ है 4 कोनों वाला बहुफलक, जिसे आमतौर पर पिरामिड के नाम से जाना जाता है, और मिस्र के पिरामिड सदियों वाले भी बचे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, चतुष्फलक या पिरामिड बहुत स्थायी संरचनाएं हैं। सदियों से बुद्धिजीवियों का यह विश्वास है कि शाश्वत नियम या प्रकृति 4 की संख्या में कार्य करते हैं। इस प्रकरण में 4 दिशाएं हैं, इसलिए 4 मौसम होते हैं: ठंड, बसंत, गर्मी और पतझड़। ज्योतिष का अध्ययन करने वाले लोग जानते हैं कि 4 मुख्य राशियां होती हैं: भूमि, वायु, अग्नि और जल। जब मैं जिंदगी बदलने वाली शिक्षा के बारे में बात करता हूं, तो उसमें भी परिवर्तन 4 की संख्या में पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर जिंदगी बदलने वाली सच्ची शिक्षा को प्रभावी बनाना है तो इसे लर्निंग पिरामिड के सभी 4 बिंदुओं, मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक शिक्षा को प्रभावित करना चाहिए। मानसिक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा मुख्य रूप से मानसिक शिक्षा पर जोर देती है। यह आपको पढ़ने, लिखने और गणित जैसी योग्यताएं सिखाती है, जो बहुत महत्वपूर्ण योग्यताएं हैं। इन्हें अक्सर संज्ञानात्मक योग्यताएं कहा जाता है। पारंपरिक शिक्षा के बारे में मुझे जो बात पसंद नहीं आई वह यह थी कि यह शिक्षा के भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं को गलत तरीके से प्रभावित करती थी। भावनात्मक शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा के बारे में मेरी एक शिकायत यह है कि यह डर की भावना पर टिकी होती है। ज़्यादातर स्पष्ट रूप से कहे तो यह गलतियां करने के डर पर टिकी होती है, जिससे असफलता का डर पैदा होता है। मुझे सीखने के लिए प्रेरित करने के बजाय टीचर मुझे प्रेरित करने के लिए असफलता से डराते थे और इस तरह के वाक्य कहते थे: अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हें अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा
जब मैं स्कूल में था तो गलतियां करने पर मुझे सजा मिलती थी। स्कूल में मैंने भावनात्मक रूप से यह सीख लिया कि गलतियां करने से डरना चाहिए। समस्या यह है कि असली ज़िंदगी में जो लोग सबसे आगे निकल जाते हैं वे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गलतियां की हैं और अपनी गलतियों से सबक सीखा है। मेरे गरीब डैडी यानी मेरे स्कूल टीचर डैडी सोचते थे कि गलतियां करना पाप है। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी कहा करते थे, हमारे सीखने की प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि गलतियां करके ही हम सीख पाते हैं। हम साइकिल चलाना तभी सीख पाते हैं जब हम उससे गिरते हैं और उठकर फिर उस पर सवार होते हैं, फिर गिरते हैं और फिर सवार होते हैं। उनका यह भी कहना था, यह पाप है कि आप गलती करें और उससे कुछ न सीखें। आगे समझाते हुए वे कहते थे, ज़्यादातर लोग गलती करने के बाद इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि वे अपनी गलती मानने के विचार से भावनात्मक रूप से आतंकित होते हैं। इसलिए वे सीखने का और विकास का एक मौका गंवा देते थे। गलती करना यह मानना कि आपने गलती की है और इसके लिए किसी और को दोष न देना या बहाने न बनाना, यही तो सीखने का तरीका है। गलती करना और उसे न मानना या अपनी गलतियों के लिए किसी और को दोष देना पाप है। हाल ही में हमने एक अमेरिकी प्रेसिडेंट को देखा जिनका व्हाइट हाउस में विवाहेतर सेक्स चर्चा में रहा। मेरे विचार से विवाहेतर सेक्स से भी बुरी चीज यह थी कि उन्होंने पकड़े जाने पर इस बारे में झूठ बोला। झूठ बोलना न सिर्फ कमजोर चरित्र का प्रतीक है बल्कि यह एक अच्छी गलती को बर्बाद करना है, कुछ सीखने के अवसर को गंवाना है। पारंपरिक बिजनेस की दुनिया में भी गलती के बारे में इसी तरह का नजरिया होता है। बिजनेस की दुनिया में अगर आप गलती करते हैं तो अक्सर आपको सजा दी जाती है या आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपको अपनी गलतियों से सीखने, उन्हें सुधारने और मानसिक या भावनात्मक रूप से ज़्यादा स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जब मैं कॉर्पोरेट दुनिया में बेचना सीख रहा था तो जो सेल्समैन जो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते थे उन्हें निकाल दिया जाता था। दूसरे शब्दों में हम असफलता से डरने वाली दुनिया में जी रहे थे, सीखने की दुनिया में नहीं जी रहे थे। इसलिए कॉर्पोरेट दुनिया में इतने सारे लोग इल्लिया बने रहते हैं। कोई व्यक्ति किस तरह उड़ सकता है जब वह कॉर्पोरेट खोलने में असफलता के डर के द्वारा कसकर लिपटा रहे। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में लीडर का मुख्य लक्ष्य उन लोगों के साथ काम करना होता है जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें बाहर निकालने के बजाय उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। अगर आपको साइकिल से गिरने के लिए सजा दी जाती है और साइकिल चलाने में फेल कर दिया जाता तो आप शायद कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाते। पैसे की दृष्टि से मैं अधिकांश लोगों से ज़्यादा सफल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं अधिकांश लोगों से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बल्कि इसलिए हूँ क्योंकि मैं अधिकांश लोगों से ज़्यादा बार असफल हुआ हूँ। दूसरे शब्दों में मैं इसलिए आगे निकल पाया क्योंकि मैंने ज़्यादा गलतियाँ की। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको गलतियाँ करने, उन्हें सुधारने, उनसे सीखने और खुद का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मेरे विचार से यही ज़िंदगी बदलने वाली शिक्षा है। जब आप अपने डर से बाहर निकल जाते हैं तो आप उड़ना शुरू कर सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो गलतियां करने और असफल होने के डर से आतंकित रहते हैं तो मेरा विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और इसका महान शैक्षणिक कार्यक्रम आपके लिए खास तौर पर अच्छा है। मैंने अपनी आंखों से नेटवर्क मार्केटिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को देखा है जिनसे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है, और अगर एक बार आप में आत्मविश्वास बढ़ जाए तो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। शारीरिक शिक्षा, आसान शब्दों में कहा जाए तो जो लोग गलतियां करने से डरते हैं वो ज़्यादा नहीं सीख पाते क्योंकि वे ज़्यादा कुछ करते ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि सीखना दरअसल एक मानसिक प्रक्रिया होने के साथ साथ एक शारीरिक प्रक्रिया भी है। पढ़ना और लिखना शारीरिक प्रक्रिया है, जिस तरह की टेनिस खेलना सीखना एक शारीरिक प्रक्रिया है। अगर आपको इस तरह डाल दिया जाए कि आपको सभी सही जवाब मालूम हो और आप गलतियां न करें तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि आपकी शैक्षणिक प्रक्रिया में रुकावट आ जाएगी। अगर आपको सभी जवाब मालूम है परंतु आप किसी भी काम को करने से डरते हैं तो आप किस तरह तरक्की कर सकते हैं। मैंने जिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का अध्ययन किया है वे सभी मानसिक शिक्षा के साथ ही शारीरिक शिक्षा को भी प्रोत्साहित करती हैं। वे आपको प्रोत्साहित करती हैं कि आप बाहर निकले और एक्शन लेकर यानी आगे बढ़ाकर गलती से सीखकर और इस प्रक्रिया में मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत होकर अपने डर का सामना करें। पारंपरिक शिक्षा आपको तथ्यों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है और फिर भावनात्मक रूप से आपको सिखाती है। आप गलतियां करने से डरें जिससे आप शारीरिक रूप से पीछे रह जाते हैं
डर के माहौल में रहना मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक या आर्थिक किसी भी पहलू से कतई फायदेमंद नहीं है। जैसा मैंने पहले ही कहा है, मेरे पास ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं शैक्षणिक रूप से ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैं दूसरों से ज़्यादा गलतियाँ की हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार माना है और उन गलतियों से सबक सीखा है। इसके बाद मैंने और भी गलतियाँ की और मैं भविष्य में और भी गलतियाँ करने की उम्मीद करता हूँ, जबकि ज़्यादातर लोग भविष्य में गलतियाँ न करने के लिए कड़ी मेहनत करते नजर आते हैं। इसलिए तो हमारे भविष्य अलग अलग हो जाते हैं। आप अपना भविष्य तब तक नहीं सुधार सकते जब तक आप कुछ नया काम न करना चाहें जिसमें गलतियां होने का खतरा होता है, और फिर आप उन गलतियों से सबक न सीखें। सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने आप लोगों को प्रोत्साहित करती हैं कि वे मानसिक रूप से कुछ नया सीखते रहें, काम करें, गलतियां करें, सीखें, सुधारें और इस प्रक्रिया को दोहराते रहें। यही रियल लाइफ एजुकेशन या असली ज़िंदगी की शिक्षा है। अगर आप गलतियां करने से डरते हैं परंतु आपको लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन लाना है, तो एक अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कार्यक्रम आपके लिए सर्वश्रेष्ठ दीर्घकालीन व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम सिद्ध हो सकता है। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आपका हाथ पकड़ेगी और आपको एक ऐसी ज़िंदगी का मार्गदर्शन देगी जहां डर और असफलता नाम की चीज़ नहीं होगी। और अगर आप नहीं चाहते कि आपका हाथ पकड़ा जाए तो वह आपका हाथ नहीं पकड़ेगी। यह कहा गया है कि अगर आप किसी आदमी के कार्य को बदलना चाहते हैं तो आप उसके सोचने के तरीके को बदल दीजिए। हाल ही में बहुत से लोग अब इस विचार को मानते जा रहे हैं। अगर आप किसी आदमी के सोचने के तरीके को बदलना चाहते हैं तो पहले आप उन कार्यों को बदलिए जो वह कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के साथ एक अच्छी बात यह है कि यह इस बात पर भी जोर देता है कि आप क्या सोचते हैं और इस पर भी आप क्या करते हैं। पारंपरिक शैक्षणिक सिस्टमों के साथ समस्या यह है कि वे आपको गलत काम करने के लिए सजा देते हैं बजाय इसके कि वे आपके काम को सुधारें। आध्यात्मिक शिक्षा। सबसे पहले मुझे यह महत्वपूर्ण लगता है कि मैं इस विवादास्पद और भावनात्मक विषय में जाने से पहले अपने व्यक्तिगत विचार स्पष्ट कर दूं। मैं आध्यात्मिक बनाम धार्मिक शब्द का प्रयोग एक खास कारण से कर रहा हूं। जिस तरह कई अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं और कई बुरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं, उसी तरह मेरे विचार से कई अच्छे धार्मिक संगठन हैं और कई बुरे धार्मिक संगठन हैं। ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मैंने कई धार्मिक संगठनों को किसी आदमी को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते देखा है और कई आध्यात्मिक संगठनों को किसी आदमी को आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाते देखा है। इसलिए जब मैं आध्यात्मिक शिक्षा की बात करता हूँ तो इसमें धार्मिक शिक्षा शामिल हो सकती है या शामिल नहीं हो सकती है। जब मैं आध्यात्मिकता की बात करता हूँ तो मेरा आशय किसी निश्चित धर्म से नहीं है। धर्म के मुद्दे पर मैं अमेरिका के संविधान का समर्थन करता हूँ जो धार्मिक चुनाव की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मैं इस विषय पर इतनी ज़्यादा सावधानी इसलिए बरत रहा हूँ क्योंकि मुझे बचपन से ही सिखा दिया गया था, कभी भी धर्म, राजनीति, सेक्स और पैसे पर चर्चा मत करो। और मैं इस बात से सिर्फ इसलिए सहमत हूँ क्योंकि यह विषय काफ़ी भावनात्मक और विस्फोटक हो सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत भावनाओं या विश्वासों को ठेस पहुँचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि मैं आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का समर्थन करता हूँ, मानवीय सीमाओं से परे। जब मैं किसी व्यक्ति की आत्मा के बारे में बात करता हूँ तो मैं उस शक्ति के बारे में बातें करता हूँ जो हमें अपनी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सीमाओं के आगे धकेलती है। वे सीमाएं जिनसे हम इंसान होने के कारण बंधे हुए हैं। जब मैं वियतनाम में था तो मैंने बहुत से घायल युवाओं को देखा जिन्हें मालूम था कि वे बच नहीं पाएंगे, परंतु वे लड़ रहे थे ताकि दूसरे लोग जिंदा रह सके। वियतनाम में दुश्मनों की सीमा में घुसकर लड़ने वाले मेरे बचपन के सहपाठी ने इसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूँ कहा, मैं आज सिर्फ इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मुर्दा लोग लड़ते रहे। उसने आगे कहा, 2 बार मैं ऐसे मुठभेड़ों में फंसा जहाँ से जिंदा बचने का एकमात्र व्यक्ति मैं ही था। जब आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए आपके दोस्तों ने अपनी जान की कुर्बानी दी तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। युद्ध के पहले वाली रातों को मैं एयरक्राफ्ट कैरियर के कोने पर चुपचाप बैठा रहता था जबकि लहरें नीचे से गुजर जाती थी। मौन के उन लंबे क्षणों में मैंने अपनी आत्मा के साथ शांति स्थापित कर ली थी। मुझे यह मालूम था कि सुबह मैं एक बार फिर मौत का सामना करूंगा। इसी तरह की एक शांत लंबी शाम को मुझे लगा कि अगले दिन मर जाना मुक्ति का एक आसान रास्ता होगा। मैंने महसूस किया कि जिंदा रहना कई मायनों में मर जाने से ज़्यादा कष्टकारी था। एक बार जब मैं जीवन और मृत्यु की संभावना के बारे में शांत हो गया तो फिर मैं यह चुनाव कर सका कि मैं अगले दिन अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहता हूँ।
दूसरे शब्दों में, मैं हिम्मत के साथ उड़ान भरूंगा या डर के साथ। एक बार मैंने विकल्प चुन लिया तो फिर मैंने अपनी मानवीय आत्मा को पुकारा कि वह अगले दिन मेरा साथ दे, ताकि मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता से उड़ान भर सकूं और लड़ सकूं, परिणाम चाहे जो भी हो। युद्ध एक भयानक घटना है। इसमें लोग दूसरे इंसानों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं, परंतु युद्ध में ही मैंने इंसानियत का सबसे अच्छा रूप भी देखा। युद्ध में ही मुझे यह आभास हुआ कि मानवीय सीमाओं से परे हमारे पास मानवीय शक्तियां भी हैं, और यह शक्तियां हम सब में हैं। मैं जानता हूं कि यह शक्तियां आप में हैं। अच्छी खबर यह है कि इस शक्ति को पहचानने के लिए आपको युद्ध के मैदान में जाने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों की एथलेटिक्स स्पर्धा को देखते समय मुझे इस मानवीय शक्ति के दर्शन हुए, और यह घटना मेरे दिल को छू गई। जब मैंने इन बच्चों को, जिनमें से किसी के भी पैर नहीं थे, नकली पैरों के सहारे दौड़ते देखा, पूरे जी जान से दौड़ते देखा, तो उनकी आत्मा ने मेरी आत्मा को छू लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने एक बच्चे को पूरे मन से दौड़ते हुए देखा, जिसका केवल एक ही पैर था। उसके चेहरे पर देख सकता था कि नकली पैर से दौड़ने की वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था, परंतु उसके शारीरिक दर्द का उसकी आत्मा की शक्ति पर कोई असर नहीं हो रहा था। हालांकि वह दौड़ से नहीं जीत पाई, परंतु उसने मेरा दिल जीत लिया। उसने मेरी मानवीय आत्मा को छुआ और मुझे वह याद दिलाया जो मैं भूल गया था। उस क्षण मैंने महसूस किया कि यह सभी बच्चे जितना खुद के लिए दौड़ रहे हैं, उतना ही हम सब के लिए दौड़ रहे हैं। हमें फिल्मों में आत्मा की शक्ति के बहुत बढ़िया उदाहरण मिलते हैं। ब्रेव हार्ट फिल्म में मेल गिब्सन स्कॉटलैंड के फटेहाल किसानों के समूह का नेतृत्व करता है। इन किसानों का मुकाबला शक्तिशाली अंग्रेजी सेना से है और इसलिए वे बेहद आतंकित हैं। परंतु गिब्सन अपनी आत्मा की आवाज से चिल्लाकर कहता है, वे हमारे शरीर को तो मार सकते हैं, परंतु वे हमारी स्वतंत्रता को नहीं मार सकते। उसी क्षण वह अपनी मानवीय आत्मा से उनकी मानवीय आत्मा को संबोधित करते हुए बोल रहा था। उनकी आत्मा को छूकर वह उनके दिल में छुपी हुई डर और शंका की भावनाओं को जीत रहा था, जो प्रशिक्षण की कमी और घटिया हथियारों के कारण उत्पन्न हो रही थी। उसने उनकी आत्मा की शक्ति को जागृत कर दिया और उनमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को हराने का हौसला जगा दिया। मैंने यह पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल लीडर्स के पास मानवीय आत्मा को संबोधित करने की इस तरह की योग्यता का प्रशिक्षण होता है, जिसके द्वारा वे इसे विकसित कर लेते हैं। उनमें यह योग्यता होती है कि वे अपने पीछे आने वाले लोगों की आत्मा में छुपी महानता को छू लेते हैं और उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उनकी मानवीय सीमाओं के ऊपर उठने के लिए, उनकी शंकाओं से, डरों से आगे निकल जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह जिंदगी बदलने वाली शिक्षा की शक्ति है। मेरे अमीर डैडी मुझसे अक्सर कहते थे, खास तौर पर ऐसे समय पर जब मेरे पास पैसा नहीं होता था, आत्मविश्वास नहीं होता था और जवाब नहीं होते थे। हम सबके अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, एक अमीर आदमी, एक गरीब आदमी और एक मिडिल क्लास आदमी। यह पता लगाना आपका काम है कि कौन सा आदमी बाहर आता है। अमीर डैडी यह भी कहते हैं, बिजनेस और निवेश की दुनिया 2 भावनाओं से चलती है, लालच और डर। अधिकांश लोग अमीर नहीं बन पाते और इसी कारण लालच नहीं है बल्कि डर होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने डर को जीतने की और उड़ने की जरूरत है। मेरे विचार से अपने डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप को अपनी आत्मा के संपर्क में लाना, और यही कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां करती हैं। शिक्षा शब्द का अर्थ है बाहर निकालना। पारंपरिक शिक्षा के साथ मेरी शिकायत यह थी कि यह डर पर, असफलता के डर पर आधारित थी और इसमें सीखने की, अपनी गलतियों से सीखने की चुनौतियां नहीं थी। मेरे विचार से पारंपरिक शिक्षा को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह हमारे अंदर से मिडिल क्लास आदमी को बाहर निकाले। उस शिक्षा को जो असुरक्षित महसूस करता है, जिसे नौकरी की स्थायी तनख्वाह की जरूरत होती है, जो गलतियां करने से डरता है और जो लीक से हटकर कोई काम करते समय इस बारे में चिंता करता है कि उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचेंगे। मैं अधिकांश नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का समर्थन इसलिए करता हूं और मैंने अपनी पुस्तक का नाम बिजनेस स्कूल उन लोगों के लिए जो दूसरों की मदद करते हैं इसलिए रखा, क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में देखी, वह ऐसी शिक्षा थी जो आपके अंदर से अमीर आदमी को बाहर निकालने के लिए तैयार की गई है। मैं इस तरह की जिंदगी बदलने वाली शिक्षा को मूल्यवान समझता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार अमीर आदमी वह होता है जो हर साल $10 लाख या इससे ज्यादा कमाता है। दूसरी ओर गरीब आदमी वह होता है जो हर साल $25,000 से कम कमाता है। सवाल यह नहीं है कि आप आज कितना कमाते हैं, सवाल यह है कि क्या आपका पैसा आपको हर साल $10 लाख या इससे अधिक कमाने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है।
अगर ऐसा नहीं है तो शायद आप बेहतर शिक्षा तलाशना चाहेंगे। संक्षेप में, जब मेरी पहली कंपनी नॉयलॉन और वेलक्रो सर्फर वॉलेट बिजनेस डूब गई तो मेरे अमीर डैडी ने मुझे बधाई दी। उन्होंने कहा, तुमने हाल ही में मल्टी मिलियनेयर शिक्षा की फीस दी है, तुम बहुत अमीर बनने की राह पर चल रहे हो। उन्होंने यह भी कहा, अधिकांश लोग इस तरह से अपने भीतर के अमीर आदमी को नहीं जान पाते क्योंकि गरीब आदमी अब भी सोचता है कि गलतियां करना बुरा है। मेरे लिए पारंपरिक शिक्षा और जीवन बदलने वाली शिक्षा के जीवन मूल्यों में अंतर सिर्फ इतना था कि एक में गलतियां करने की वजह सजा दी जाती थी, जबकि दूसरी में शिक्षा में अपनी गलती से सीखने की प्रेरणा दी जाती थी। मानवीय आत्मा पर जोर दिया जाता था, जबकि आत्मा पर जो इतनी सशक्त है कि वह मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक गुणों की किसी भी कमी को पार कर सकती है। अगला फायदा, मेरे गरीब डैडी नौकरी की सुरक्षा को महत्व देते थे, मेरे अमीर डैडी आर्थिक स्वतंत्रता को महत्व देते थे। अगले अध्याय में हम उस जीवन मूल्य पर चर्चा करेंगे कि नौकरी की सुरक्षा खोजने वाले व्यक्ति से आर्थिक स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्ति में बदलना क्यों फायदेमंद है। यह क्वाड्रेंट बदलने से शुरू होता है। दूसरे शब्दों में, आप यह जानेंगे कि सिर्फ नौकरियां बदलने से ही जिंदगी क्यों नहीं बदलती। इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने टीम और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी लगातार यह ऑडियो बुक और मोटिवेशन की डोज लगातार मिलती रहे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको भी लगातार इस वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।